70 के शुरुआती दशक में भारतीय राजनीति के साथ कश्मीर की राजनीति में भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल देखने को मिली थी। कश्मीर षड्यंत्र केस में शेख अब्दुल्ला को जेल भी हो गई थी। उनके स्थान पर बख्शी गुलाम मोहम्मद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने कामराज प्लान लागू कर दिया, जिसके तहत देश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों को हटा दिया गया था। उसमें कश्मीर भी शामिल था। 4 अक्टूबर 1963 को बख्शी के स्थान पर ख्वाजा शमशुद्दीन को कश्मीर का नया मुख्यमंत्री चुना गया। शमशुद्दीन को अपना पद संभाले अभी लगभग 2 ही महीने गुजरे थे कि कश्मीर में एक ऐसी घटना हो गई जिसे कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी दहल गया। इस घटना का बहुत व्यापक असर हुआ था। इस मामले के सुलझने के बाद भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने सहयोगी से कहा था कि आज तुमने भारत के लिए कश्मीर को बचाया है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर वह क्या घटना थी जिसकी धमक दिल्ली से कराची तक पहुंच गई थी। तो आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक घटना के बारे में। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, घटना है मुए मुकद्दस की। क्या है मुए मुकद्दस? दरअसल मुए मुकद्दस मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की निशानी के तौर पर उनके दाढ़ी या सिर के बाल को ही मुए मुकद्दस के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब के इस पवित्र अवशेष को साल 1635 में सैयद अब्दुल्ला मदीना से भारत लेकर आए थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों में से एक थे। उन्होंने इस अवशेष को कर्नाटक के बीजापुर इलाके की एक मस्जिद में रखवा दिया था। बाद में यह कश्मीर के एक व्यापारी नूरुद्दीन के हाथ लगा। यह वही दौर था जब मुग़ल सल्तनत औरंगज़ेब के हाथों में थी। अब इसकी खबर बादशाह औरंगज़ेब को लगी तो उस अवशेष को अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के खानक़ाह में रखवा दिया गया। इसी के साथ ही नूरुद्दीन को कैद भी कर लिया गया। साल 1700 के आसपास औरंग को सुपुर्द गज़ेब ने उसको दोबारा नूरुद्दीन के परिवार को दे दिया। हालांकि तब नूरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी। उनके परिवार ने उस पवित्र अवशेष को कश्मीर की मशहूर दरगाह हज़रत बल के खादिमों को सुपुर्द कर दिया। तब से वो उसी दरगाह में संरक्षकों के बीच में महफूज रखा रहा। समय समय पर श्रद्धालुओं के बीच उस पवित्र अवशेष का दर्शन भी करवाया जाता रहा। 27 दिसंबर 1963 को मोहम्मद साहब के इसी अवशेष की चोरी हो जाती है। रिपोर्टों की माने तो यह चोरी लगभग 2 बजे के आसपास हुई थी। जल्द ही इसके गायब होने की खबर पूरे कश्मीर में फैल गई। कश्मीर के लिए यह धार्मिक आस्था से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी घटना थी, जबकि पहले से ही भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिल चुकी थी। अगले दिन 28 दिसंबर को पूरा कश्मीर सुलग उठा था। जगह जगह से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 50,000 से अधिक संख्या में लोग दरगाह के पास इकट्ठे हो गए। श्रद्धालु काले कपड़े व झंडे लेकर विरोध कर रहे थे। उस वक्त बख्शी नेहरू से मिलने दिल्ली गए हुए थे, परंतु मुख्यमंत्री शमशुद्दीन जम्मू में ही थे। तब उन तक खबर पहुंची तो वे अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। उनको रास्ते में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। बहरहाल वो किसी तरह घटना स्थल पर पहुंचने में कामयाब रहते हैं। वहां से हज़रत बल की दरगाह पर दुआ करते हैं। इसी के साथ ही शमशुद्दीन उन चोरों को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए देने का इनाम, ज़िंदगी भर 500 रुपये मासिक पेंशन देने का भी ऐलान करते हैं। उनकी विनती पर दिल्ली से 2 CBI ऑफिसर को कश्मीर भेजा जाता है। घटना तेजी से तूल पकड़ रही थी। पूरा हिंदुस्तान उन अवशेषों के मिलने की दुआ व प्रार्थना करने लगा। कड़कती ठंड में भी लोगों का एक बड़ा समूह सड़कों पर था। उसमें युवाओं के साथ बच्चे व बूढ़े भी शामिल थे। घटनाक्रम को राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही थी। 29 दिसंबर को बख्शी के साथ ही कई कश्मीरी नेताओं ने लाल चौक पर एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। उसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल हुए थे। उसी सम्मेलन के भाषणों के बाद माहौल और ख़राब हो गया। उस मंच से कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया था। इसके बाद जगह जगह तोड़ फोड़ शुरू हो गई। गाड़ियों को जलाया जाने लगा। सिनेमा घरों व पुलिस स्टेशनों को भी आग लगा दी गई। बात बनने की जगह और ख़राब हो गई थी।
स्थिति को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर नूर मोहम्मद ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। अगले 14 घंटों के लिए कर्फ्यू लगा रहा। उस दौरान कांग्रेसी नेता शेख राशिद व मोहम्मद शफीक कुरैशी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मौके की नज़ाकत को समझते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ इस तरह इस घटना को कवर किया कि पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में भी अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो गया। इसी चोरी ने हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान में भी कई हिंसक खबरें आने लगी, जिन्ना की कब्र तक जुलूसों का एक बड़ा समूह पहुंच चुका था। वहां सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। कई लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा था। वहां के मीडिया व राजनेताओं ने इसे कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। इससे हिंदुस्तानी मुसलमानों में काफ़ी दहशत फैल चुकी थी। आगे कश्मीर के सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह नेहरू व नंदा से मिलने दिल्ली पहुंचे। नेहरू ने 30 दिसंबर को सीबीआई प्रमुख BN मलिक को श्रीनगर भेजा। वहां उन्होंने घटना का जायजा लिया और जल्द कार्रवाई होने का भरोसा दिलवाया। हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि नेहरू को उसी दिन रेडियो प्रसारण के जरिए एक पैगाम देना पड़ा। उन्होंने कश्मीर के दर्द को साझा करते हुए कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए शांति बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो उससे अपराधियों को बल मिलेगा। तब कश्मीरियों ने मिलजुल कर आपस में भाईचारा दिखाया। एक तरफ जहां पाकिस्तान में इस घटना को लेकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कश्मीरी नागरिकों ने आपसी भाईचारा व गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की थी। मुस्लिम समुदाय के इस दुख में हिंदुओं के साथ सिखों की एक बड़ी तादाद आ चुकी थी। जगह जगह लोगों के लिए भोजन व खाने पीने का इंतज़ाम किए जाने लगा। मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों व गुरुद्वारों में भी अवशेष मिलने की प्रार्थना होने लगी थी। 1 जनवरी 1964 को नेहरू ने अचानक अपने एक मंत्री को कश्मीर भेज दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि कामराज प्लान के तहत शिकार हुए उनके खास अहम मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने दरगाह की जियारत करते हुए अवशेष मिलने की दुआ मांगी। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग करने लगे। जगह जगह पार्टी में समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। सरकार दोनों तरफ से घिर चुकी थी। इसी दबाव के चलते ही अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा करना पड़ गया था। बहरहाल सीबीआई प्रमुख व शास्त्री जी के बाद अब 3 जनवरी को गृह सचिव श्री विश्वनाथ भी श्रीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने जांच का निरीक्षण किया। 4 जनवरी की सुबह सदर रियासत करण सिंह हजरत बल की दरगाह का दौरा करते रहे। वहां वे गरीबों को खिलाने के लिए 6000 रुपये दान करके आते हैं। इसी के साथ कई प्रदर्शनकारियों की भी मदद करते हुए इमदाद किया, जिसमें कुछ हिंदू व सिख भाई भी शामिल थे। इसके अलावा पवित्र अवशेष मिलने की एक खुसूसी दुआएं की जाती हैं। इसी 4 जनवरी 1964 को लोगों की दुआओं का असर होता दिखाई दिया। दोपहर को शमशुद्दीन कश्मीर रेडियो से संबोधित करते हुए कहते हैं कि वास्तव में आज हमारे लिए ईद का दिन है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अवशेष मिल गए हैं। मैं इसके लिए आपको व कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। गृह सचिव ने बताया कि अवशेष किसने चुराए, अभी इसी बात की जानकारी नहीं हो पाई, मगर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कश्मीर की फिजाओं में फिर से खुशनुमा माहौल हो गया था। सीबीआई प्रमुख ने जब इस खुशखबरी को फ़ोन के ज़रिए नेहरू को बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने कश्मीर को भारत के लिए बचाया है। दिलचस्प यह है कि मोहम्मद साहब की निशानी तो मिल चुकी थी, मगर अब लोगों में एक ये शक पैदा हो गया कि यह अवशेष असली है या नहीं। इसी मुद्दे ने फिर से हवा पकड़ना शुरू कर दिया। हालात फिर से खराब होने लग पड़े थे। ऐसे में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौजूदगी में कश्मीर के सूफी मिराग शाह कशानी को बुलाया गया। सिर्फ यही वो शख्सियत थी जो इस मुए मुकद्दस को पहचान सकती थी। उनको अवशेष दिखाया गया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसका दीदार किया। उस वक्त सभी की सांसें थमी सी थी। इसी सूफी के एक फैसले से बहुत कुछ बदलने वाला था। नेहरू व शास्त्री के लिए भी एक कड़े इम्तिहान जैसा था। उस अंतिम पलों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल उन्होंने इसकी असली होने की तस्दीक की। बस फिर क्या था, पूरा कश्मीर जश्न में डूब गया। तो ये थी एक ऐसी दिलचस्प ऐतिहासिक चोरी जिसने हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान में भी भूचाल ला दिया था। दिलचस्प यह है कि इस पवित्र अवशेष को किसने चोरी किया था,
उस पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद यह मामला ठीक हो गया, नहीं तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।